जब आप किसी धातु की सतह पर प्रकाश डालते हैं और प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो हम देखते हैं कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से यानी उच्च गतिज ऊर्जा के साथ बाहर निकलते हैं, जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बहुत धीमे होते हैं और कम गतिज ऊर्जा यानी कम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आते हैं। तो इस वीडियो का लक्ष्य ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को समझना होगा और ये इंपॉर्टेंट चीज है कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन की अवधारणा। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि ये सोना है, गोल्ड है, और हमने ऑनलाइन ढूंढा तो पाया कि सोने का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन, जिसे अक्सर फाई द्वारा दर्शाया जाता है, तो गोल्ड का वर्क फंक्शन लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। अब सवाल ये है कि इस कथन का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो ये ऊर्जा की एक इकाई है, ये एनर्जी की एक बहुत छोटी यानी टाइनी यूनिट है। जैसे जब हम बहुत छोटे द्रव्यमानों जैसे कि परमाणु के द्रव्यमान की गणना करते हैं तो हम किलोग्राम का उपयोग नहीं करते, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है। इसलिए हम एक अलग इकाई एटॉमिक मास यूनिट का उपयोग करते हैं। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स की ऊर्जाओं की बात कर रहे होते हैं तो ये ऊर्जाएं बहुत छोटी होती हैं, इसलिए हम जूल का उपयोग नहीं करते हैं। उसकी जगह हमने एक नई इकाई बनाई, एक बहुत छोटी इकाई जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसके और जूल के बीच के संबंध के बारे में हम आने वाले वीडियोस में और बात करेंगे, लेकिन अभी अपने सवाल पर वापस आते हैं कि गोल्ड का वर्क फंक्शन कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस बात का क्या मतलब है। अब गोल्ड धातु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही। अब अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो ये ऐसे फ्री में तो हो नहीं सकता, आपको कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न धनात्मक नाभिकों यानी पॉजिटिव न्यूक्लियाई द्वारा आकर्षित किया जा रहा है। इसलिए आपको कुछ ऊर्जा तो अवश्य खर्च करनी पड़ेगी, है ना। तो ये संख्या आपको बताती है कि सोने से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम मिनिमम कितनी ऊर्जा चाहिए। चलिए इसे भी लिख लेते हैं। तो यह उस मिनिमम एनर्जी को दर्शाता है जो गोल्ड से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है। अब हम यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी बना लेते हैं और अब हम पूरी तरह तैयार हैं। अब मान लीजिए कि हम इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। हम यहाँ ऐसे ही किसी भी रंग का उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे प्रकाश का सटीक रंग नहीं है, तो आप इसके रंग के बारे में बहुत मत सोचिएगा। लेकिन मान लीजिए कि हमने इस पर कुछ प्रकाश डाला है और क्योंकि प्रकाश के कण यानी पार्टिकल्स होते हैं तो हम यहाँ एक फोटॉन बनाते हैं। ये एक फोटॉन है। तो हमने जो प्रकाश डाला है, मान लीजिए उसके फोटॉन की ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हमें पता है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब हमारा सवाल आपसे ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हम चाहेंगे कि आप वीडियो को यहाँ पॉज करें और इस बारे में थोड़ा सा सोचें। चलिए अब मिलकर इसे देखते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को धातु से निकालने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लगती है। तो जब यह 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को अवशोषित करता है तो उसके पास आवश्यक ऊर्जा से अधिक ऊर्जा है, इसलिए ये बाहर निकलने के लिए 5 का उपयोग करेगा और बाकी बचे 2 गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर आएंगे, क्योंकि ऊर्जा संरक्षित रहती है, कंजर्व्ड रहती है। तो यही हमारा जवाब है कि इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के साथ बाहर निकलना चाहिए और यह निश्चित रूप से संभव है। लेकिन कई और चीजें भी संभव हैं। तो वो क्या? चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन, हमारी कहानी अभी भी वही है, इसे भी बाहर निकलने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता है। तो यह 5 का उपयोग करता है बाहर निकलने के लिए और बाकी बचे 2 गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर आने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि जब ये बाहर आ रहा है तो यह कुछ अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराता है और कुछ ऊर्जा खो देता है। तो इस 2 में से कुछ ऊर्जा खोने के बाद ये इलेक्ट्रॉन 2 के बजाय शायद 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के साथ बाहर आएगा। तो ये भी पूरी तरह से संभव है। हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन ने भी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अवशोषित किए हों और जब ये बाहर आ रहा हो तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए कि अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी खो बैठे और शायद ये बाहर आ ही ना सके। तो ये भी संभव है। अभी एक और स्थिति बाकी है। हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन गोल्ड के नाभिक यानी न्यूक्लियस से अधिक मजबूती से आबद्ध हो, बाउंड हो, और इसलिए हो सकता है कि इसे बाहर निकलने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता हो। अब आप कह सकते हैं कि एक सेकंड, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि गोल्ड को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है, ये 6 कहाँ से आया?
तो यहीं पर हम चाहते हैं कि आप याद रखें कि यह न्यूनतम ऊर्जा है, मिनिमम एनर्जी है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इससे अधिक एनर्जी की आवश्यकता हो सकती है। इसका मतलब है कि कम से कम 5 की आवश्यकता तो है ही, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इससे अधिक की आवश्यकता हो सकती है। तो हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता हो, और जब यह 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अवशोषित करता है तो यह 6 का उपयोग कर लेता है और केवल 1 बचता है। अब अगर ये लकी हुआ, किसी से टकराया नहीं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के साथ बाहर आएगा। और इसी तरह से हम और इलेक्ट्रॉनों के बारे में भी सोच सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में जब आप सोने पर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश डालते हैं तो क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा के साथ बाहर आ सकता है? क्या किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इससे अधिक हो सकती है? वीडियो को पॉज करिए और एक बार सोच के देखिए, क्या ऐसा संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमें पक्के तौर पर पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग तो करना ही होगा। आप इससे अधिक खर्च कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 की आवश्यकता तो है ही। तो अगर हम कम से कम 5 खर्च करते हैं तो गतिज ऊर्जा के लिए उपलब्ध अधिकतम ऊर्जा, मैक्सिमम एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। यह कम तो हो सकती है, लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकती, और इसलिए हमें पता है कि इस स्थिति में यह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की एक रेंज होगी, और यह रेंज 0 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच होगी। तो अब हम समझ सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी समान क्यों नहीं होती, यहाँ हमें एक स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है? तो इसका मुख्य कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन्स अधिक या कम मजबूती से आबद्ध हो सकते हैं, जिसकी वजह से अधिक या कम ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते समय अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकरा कर भी अपनी ऊर्जा खो सकते हैं। चलिए, हमने जो समझा उसे जांचने के लिए जल्दी से एक और प्रश्न हल कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम इस बार सीजियम धातु लेते हैं। सीजियम का कार्यफलन, वर्क फंक्शन लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और मान लीजिए कि इस पर हम वही प्रकाश डालते हैं जिसमें फोटॉन की एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस वीडियो को यहाँ पॉज करिए और सोचिए कि इस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी की रेंज क्या होगी। तो हम सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हैं जो सबसे कम मजबूती से आबद्ध है और सबसे लकी भी है, क्योंकि वो किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराता नहीं है। तो उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? तो जब यह इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अवशोषित करेगा तो वह 2 का उपयोग करेगा बाहर निकलने के लिए। 2 तो मिनिमम चाहिए ही, इससे कम में काम ही नहीं बनेगा। तो यह 2 का उपयोग करेगा बाहर निकलने के लिए, और बाकी बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमें पता है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स इतने लकी नहीं हो सकते, और इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 और 5 के बीच कुछ भी हो सकती है। तो हम तुरंत समझ सकते हैं कि इस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी 0 और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होगी। और अंत में हमारा आपसे एक सवाल और है। यहाँ ये अधिकतम गतिज ऊर्जा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा सवाल ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन तथा फोटॉन की एनर्जी के बीच क्या संबंध है? वीडियो को पॉज करके क्या आप इस संबंध के लिए एक व्यंजक, एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं? तो हमने अभी देखा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमेशा फोटॉन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होती है। हमने ये भी थोड़ी देर पहले देखा था, तो इसे लिख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स बराबर होती है फोटॉन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, कार्यफलन। यही आइंस्टाइन का वह प्रसिद्ध फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण है जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आसान सा था, हमने भी करा अभी। अब हमने करा तो, लेकिन हमें फोटॉन्स वगैरह के बारे में पहले से ही पता था, जबकि आइंस्टाइन को इस सब की खोज खुद करनी पड़ी थी।
अब इस समीकरण की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत जटिल समीकरण नहीं है, बल्कि एक सुंदर सरल सा दिखने वाला समीकरण है जो कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ों को समझा पाने में सक्षम है जिन्हें 1900 के दशक में समझाया नहीं जा सकता था। जब हमने ये पढ़ा था तो हमें ये समझ नहीं आता था कि इस समीकरण में के मैक्स क्यों लिखते हैं, ये एनर्जी मैक्सिमम क्यों है। लेकिन उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इससे कम ऊर्जा के साथ भी बाहर आ सकते हैं। वे टकराव में अपनी ऊर्जा को खो सकते हैं या वे अधिक मजबूती से आबद्ध हो सकते हैं। इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन्स इस ऊर्जा के साथ बाहर नहीं आएंगे और यही कारण है कि इस समीकरण में हम के मैक्स लिखते हैं।